हेलो गर्ल्स, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत ख़्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो इसलिए आप लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अपना मास्क वग़ैरह ज़रूर पहन के निकलिए और हैंड वॉश करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अ, बच्चे, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग यहाँ पर क्लास 11th के लिए क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो क्लास 11th का आपको जैसे पता है कि होम साइंस के लिए क्लास 11th में एनसीईआरटी की बुक्स हैं और एनसीईआरटी बुक्स के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में ही हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, ये हमारा 3rd चैप्टर है, मतलब हमारा चैप्टर नंबर 2 का 3rd पार्ट है ये। तो और ये जो चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स एक-दूसरे से लिंक्ड हैं। जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें हमने पहले समझा कि स्वयं का क्या मतलब है। आप स्वयं जिसको आप बोलते हो सेल्फ, सेल्फ से आप क्या समझते हैं? फिर आइडेंटिटी क्या होती है? अपनी पहचान अ, क्यों ज़रूरी है बनाना और आपको कब समझ में आता है कि पहचान आप बना रहे हैं? कब क कौन-सी अवधि पे, कौन-सी आप अपने जीवन काल की कौन-सी अवधि पे ज़्यादा आप सोचते हैं स्वयं के बारे में? तो ये सब कुछ हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। फिर हमने ग ख पार्ट में हमने पढ़ा कि स्वयं जो है हर एक आपकी जो जीवन काल की अवधि है, उसमें स्वयं किस तरह से उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे-जैसे हम विकास करते जाते हैं, आपका जो स्वयं है वो भी विकसित होता जाता है। ये भी हमने इस चैप्टर से पहले पढ़ा था। हमने उसमें शैशवावस्था की बात की थी, आपकी बाल्यावस्था की बात की, उसके बाद हमने किशोरावस्था की बात की और हर अवस्था में किस तरीके से स्वयं बदलता जाता है, स्वयं की विशेषताएँ जो हैं, वो चेंज होती जाती है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब हमारा जो ग पार्ट है, वो आपका जो है, वो है पहचान पर प्रभाव। मतलब कौन-कौन सी चीज़ है जो हमारे पहचान बनाने पर प्रभाव डालता है। वो कौन-कौन से तत्व हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन-कौन से निम्नलिखित जिसको बोलते हैं कि हमारी पॉइंट्स हैं जो हमारे प्रभाव पड़ते हैं हमारी आइडेंटिटी बनाने में। तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम यही पढ़ेंगे कि स्वबोध का विकास हम कैसे करते हैं, मतलब हम जो सेंस जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है? आपको कैसे अपने बारे में जो स्वयं का जो विकास होता है, वो किस तरीके से आप करते हो? विकास तो हम करते हैं मगर कैसे करते हैं? तो ये सारी चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जब हम पैदा होते हैं मतलब बाय बर्थ से हमारे अंदर पहचान की भावना पैदा नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आप जन्म लेते हो और उसी टाइम से आपको समझ में आ जाता है कि स्वयं क्या है और पहचान क्या है, ऐसा नहीं होता। तो इसका विकास कैसे होता है? मतलब क्या हम बड़े होते जाते हैं तो हम विकसित करते जाते हैं या ये समय के साथ बदलती जाती है? बिल्कुल। ऐसे ही होता है, जैसे-जैसे आपका विकास होता है, आप अलग-अलग अपने जीवन काल की अवधि में प्रवेश करते हैं, चाहे पहले आप शैशव काल में होते हैं, तो उस टाइम जो स्वयं का बोध होता है, वो आपको कौन-से महीने में होता है, किस वर्ष में होता है और वो जो स्वयं का जो बोध होता है, वो किस रूप से होता है। मतलब उस समय जो आपका अपने लिए स्वयं की पहचान है, वो अलग होगा आपकी बाल्यावस्था से, जब आप अपने बाल्यावस्था में प्रवेश करेंगे। फिर जब आप बाल्यावस्था में पहुँचेंगे उस टाइम आपका स्वयं का बोध अलग होगा। फिर जब आप बाल्यावस्था से जब आप अपने किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे, तो उस समय आपके स्वयं का बोध अलग होगा। तो ये हर समय आपके जैसे-जैसे आप विकसित होते जाते हैं, वैसे ही आपका जो स्वयं है, आपकी जो पहचान है, वो भी बदलती जाती है। ये समय के साथ बिल्कुल बदलता रहता है। देखिए, आपको पता है कि हम अपने जीवन में हर दिन कोई न कोई हमारी लर्निंग होती रहती है। हम लोग कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं। हमारे हर दिन कोई न कोई ऐसे कोई अनुभव होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो हमें कुछ न कुछ सिखाते ज़रूर हैं अपने बारे में, राइट? तो ऐसे ही जैसे-जैसे आपको पता है हम बोलते हैं ना कि हम एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं हम अपने अनुभवों से ही सीखते हैं। तो वो भी परिणाम स्वरूप क्या करता है, जब आप अपने अनुभवों से आप जब सीखते हैं, जो उसके परिणाम होते हैं, तो आपको अपने बारे में पता चलता है। तो वो भी एक तरह से क्या है, एज़ अ रिज़ल्ट वो भी आपका स्वयं का ही विकास कर रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है देखिए, सारे व्यक्ति हर एक उसके साथ एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, मतलब जिसको बोलते हैं संबंधों के जाल से वो घिरा हुआ है। आप किसी के दोस्त हैं, आप किसी के सिस्टर हैं, किसी के ब्रदर हैं, किसी के डॉटर हैं, किसी की वाइफ है,
अगर मेल्स की बात करें, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के सन हैं, किसी का मतलब हर एक उनका जो रिलेशन है, आप देखिए कि ये तो हो गया परिवार के अंदर। विद्यालय में आप एज़ अ टीचर की तरह रोल कर रहे हैं या आप एज़ अ स्टूडेंट की तरह आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आप जब काम कर रहे हैं, तो आप एज़ अ कलीग, एज़ एन एम्प्लॉयी आप हैं, आप अपना रोल निभा रहे हैं। आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक समुदाय में रहते हैं, तो आप एज़ अ पड़ोसी की तरह या जो भी आपके कर्तव्य हैं समुदाय में, जैसे अपने पड़ोसी को मदद करना, अपने आस-पास वातावरण को स्वच्छ रखना, मतलब आपकी हर एक जगह पे आपके अलग-अलग कर्तव्य हैं, आपके अलग-अलग रोल्स हैं और सभी लोग अपने इस रोल में बहुत अच्छे से अपने आप को फिट करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो ये सारे आप रोल प्ले करते हैं, ये भी आपको परिणाम स्वरूप स्वयं का बोध कराते हैं? कैसे? आप अगर मान लीजिए एज़ अ रिलेशन इन फैमिली अगर हम देखें, अगर आप किसी की सिस्टर हैं, तो जो सिस्टर के जो राइट्स हैं, जो उसका जो कर्तव्य है, उसका जो रोल प्ले आप वो निभा रही हैं। अगर आप किसी की बेटी हैं, तो आप एज़ अ डॉटर अपना रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है? अपने पेरेंट्स को देखना, टेक केयर करना, पेरेंट्स की चिंता करना, उसके बाद घर परिवार के बारे में सोचना। एज़ अ सिस्टर आप अपने ब्रदर को लेके काफ़ी चिंतित होती होंगी, पॉज़ेसिव होती होंगी अपने भाई के प्रति, अब उनका ख़्याल रखना। ऐसे ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने मान लीजिए अपने स्टूडेंट का रोल प्ले करना कि सभी कार्य जो है वो समय पर करना, स्कूल रेगुलर जाना, जो भी स्कूल में टास्क हैं, हर एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, अपने करियर को लेके चिंतित रहना। तो जो स्टूडेंट का रोल है, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, अच्छे नंबर लेकर आना, ये सब आपका आपका जो है वो कर्तव्य है। ऐसे ही अगर कार्यस्थल पे हैं, मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं, तो जॉब करने पर जो आपके रोल प्ले हैं, तो आप हर जगह अपने जो अपना जो कर्तव्य है, अपना जो आप निभा रहे हैं, अपना जो रोल है, वो आप निभा रहे हैं, तो आप अपना स्वयं का ही तो विकास कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जब आप अपने ये जितने भी रोल आप प्ले कर रहे हैं और आस-पास क्योंकि आप इतने लोगों के साथ संपर्क में आ रहे हैं, ठीक है? अपनी फैमिली में, अपने विद्यालय में, अपने कार्यस्थल पर, अपनी कम्युनिटी में, अपने समुदाय में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने आस-पड़ोस में, हर जगह आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, आपकी एक सोशल लाइफ़ भी है, आपके इतने नेटवर्क्स हैं, सबके साथ डिफरेंट रिलेशंस हैं। तो जब आप इन सबके साथ उठना-बैठना सब करते हैं, बातचीत करते हैं, तो सभी के मतलब सभी के आपके प्रति कुछ न कुछ तो मत होंगे, कुछ न कुछ आपके प्रति उनका विचार होगा कि अच्छा इस लड़की का स्वभाव तो बहुत अच्छा है या ये हो सकता है आपके टीचर का ये होगा कि नहीं ये बच्ची ऐसी है जिसका कार्य हमेशा पूरा रहता है, ये अपने सब्जेक्ट्स को लेके काफ़ी सीरियस है, अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस है, बहुत हार्ड वर्किंग है। या एज़ अ पेरेंट हो सकता है आपके पेरेंट्स का आपके बारे में ये ख़्याल हो कि नहीं मतलब बच्ची बहुत ओबीडिएंट है, बहुत आज्ञाकारी है, सभी हमारी जितनी भी बात होती है वो मानती है। एज़ अ ब्रदर हो सकता है, मान लीजिए एक ब्रदर का अपनी सिस्टर के प्रति ये हो कि नहीं मेरी जो सिस्टर है वो मेरे लिए बहुत सोचती हैं, मेरा हमेशा जहाँ भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा अवेलेबल रहती हैं, मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेट करती हैं। ऐसे ही समुदाय में मान लीजिए कि आप एक अच्छे पड़ोसी का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, जब भी किसी को कोई ज़रूरत है या किसी को आस-पास किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहने का क्या मतलब है कि इस तरीके से सभी लोगों के प्रति, सभी लोगों के मन में आपके लिए कोई ना कोई उनके लिए आपके लिए कोई ख़्याल उत्पन्न हुआ, उन्होंने एक मत बनाया, तो इससे क्या है जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो आपको अपने बारे में पता लग रहा है कि अच्छा ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। तो इससे क्या होता है इस प्रकार बहुत से लोग आपके स्वयं के विकास में सहायक होते हैं, तो वो आपको एज़ अ हेल्प कर रहे हैं, एज़ अ हेल्पर आपके स्वयं का बोध कराने में, आपको ये पता लगाने में कि आप कैसे हैं, आपके स्वयं का विकास किस तरीके से हो रहा है और ये जो निर्माण है, जो ये स्वयं का निर्माण है, ये इसी तरह निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, ये चलता ही रहता है, निरंतर रहता है, ये कंटीन्यूअस रहता है, ये कहीं स्टॉप नहीं होता। जैसे हमारा जीवन काल चलता रहता है और हर एक समय, हर एक दिन आपकी कुछ न कुछ लर्निंग होती है, ऐसे ही ये जो आपका स्वयं का जो निर्माण है, जो स्वयं का निर्माण की जो प्रक्रिया है, तो ये भी निरंतर है। आप निरंतर अपना विकास करते रहते हैं, स्वयं का विकास करते रहते हैं और ये गतिशील है, ये चलती रहती है, हमारे जीवन काल तक चलती रहती है।
देखिए, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें लिखा है कि अपना कोई विशिष्ट अनुभव याद करें, कोई स्पेसिफिक कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस आपने फेस किया हो, वो आपको बोलते हैं कि क्या अनुभव ने आपके अपने बारे में सोचने के तरीके को प्रभावित किया? तो नीचे दिए गए स्थान में अपनी टिप्पणियाँ लिखें। वो कह रहे हैं कि आप कोई भी एक ऐसा एक्सपीरियंस अपना याद करिए, कोई स्पेसिफिक ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो, जिसने आपको अपने सोचने के तरीके को प्रभावित किया हो। मतलब कोई एक आपने ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपने फेस किया जिससे कि आपका सोचने का तरीका बदल गया हो। हो सकता है कि उस एक्सपीरियंस को होने के बाद आपका जो सोचने का तरीका था, आपकी जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई हो। या मतलब क्योंकि आपने जब उस एक्सपीरियंस को फेस किया, तो आपको अपने बारे में कुछ नया पता चला, तब आपको पता चला कि नहीं शायद मुझे इस तरीके से नहीं ऐसे करना चाहिए। तो कुछ अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो आप उसको सोचिए और ये मुझे लगता है ये एक्टिविटी आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है आपको दोबारा से आपको अपने सोचने के तरीके को चेंज करने में मदद करेगा। देखिए, अब हम ये पढ़ने की कोशिश अब क्या करेंगे कि जो ये स्वबोध की हम बात कर रहे हैं, जो स्वयं का हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो ये जो विकास होता है, ये कैसे होता है? मतलब इसकी जो शुरुआती वर्षों में ये किस तरीके से विकास होता है, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? देखिए, वो कहते हैं कि जो प्रारंभिक दिन होते हैं, जो इनिशियल आपके डेज़ होते हैं, तो जब आप छोटे होते हैं, तो उस समय जो बच्चों का नाम होता है, ऐसा तो नहीं घर में बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, ठीक है? तो जो पेरेंट्स हैं, आपके आस-पड़ोस, आपके फैमिली मेंबर्स आपको अलग-अलग नाम से बोलना शुरू करते हैं। साथ-साथ मान लीजिए कि अगर आप शीशे पे हैं, शीशा अपने आप देख रहे हैं या बच्चे की तस्वीर है, तो उसी नाम से आपको जैसा भी उनको लगता है वो इस तरह से उनको जो भी उस टाइम मन में आता है, ख़्याल आता है, तो उस नाम से बुलाते हैं। वे तुम और तुम्हारा सर्वनामों का उपयोग करते हैं। आपको इसी तरह से पेरेंट्स बुलाते हैं, बट आप ये देखिए कि वो तो आपको तुम और तुम्हारा नाम लेके बुलाते हैं, इस तरह से प्रयोग करते हैं, इन सर्वनामों का उपयोग करते हैं। बट जब आप बोलना आरंभ करते हैं तो आप क्या बोलते हो? मैं, ठीक है? मैं लंबा हूँ या मेरा नाम ये है, मेरा दोस्त ये है, आप इस तरह से स्टार्ट करते हैं बोलना। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा अब समझने लगता है कि तुम और तुम्हारा अन्य व्यक्ति के लिए होता है। मतलब उसको ये चीज़ समझ में आने लगती है कि जो तुम और तुम्हारा ये जो वर्ड है, वो हम किसी और के लिए प्रयोग करते हैं। मैं, मेरा ये हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। तो उस समय ये ही स्वयं का बोध हुआ। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कैसे-कैसे आप की स्टार्टिंग होती है। मतलब हमने स्टार्ट किया, पेरेंट्स आपको मैं और मे इस तरह से तुम, तुम्हारा से यूज़ कर रहे हैं, आपको सर्वनाम से सर्वनामों का उपयोग करके बुला रहे हैं। मगर आप जब समझ में आता है आपको, आप जब बोलना शुरू करते हैं, तो आप मैं, मेरा इस तरह से बोलना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस समय ये समझ में आने लग जाता है कि तुम और तुम्हारा ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये हम अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, ठीक है? ऐसे ही आप देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं? आपके साथ भी हुआ होगा, पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छा बताओ, अच्छा हेड कहाँ है, लिप्स कहाँ है, नोज़ कहाँ है? आप ऐसे ही बच्चों को सिखाते हो ना? ऐसा नहीं कि मतलब इवन आप स्कूल भी प्ले स्कूल जाना शुरू करते हो, तो वहाँ टीचर्स भी आपको ऐसे ही पढ़ाना शुरू करती है। ठीक है? तो आपको वहाँ पे टच करके दिखाएँगे कि अच्छा ये आपका हेड है, ये आपका नोज़ है, ये आपकी आईज़ हैं, इस तरीके से बताते हैं। या जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ आपको एक्टिविटीज़ खिलाते हैं जिसमें हो सकता है शारीरिक खेल खेलते हैं। उसके बाद बच्चे से शरीर के अंगों के बारे में बताने के लिए कहा जाता है। मतलब पहले पेरेंट्स आपको बताते हैं, फिर वो दोबारा पूछेंगे, अच्छा आपका हेड कहाँ है, आपका नोज़ कहाँ है, आपका लिप्स कहाँ है? इसी तरह से पेरेंट्स सिखाते हैं बच्चों को। तो ये सब बच्चे को धीरे-धीरे क्या करता है, ये मदद करता है स्वयं को विकसित करने में कैसे? जब आप बच्चे को ये बताते हो कि अच्छा ये आपका हेड है, ये आपके लिप्स हैं, ये आपके नोज़ हैं, इस तरह से या उनके साथ ऐसे खेल खेलते हैं, शारीरिक खेल खेलते हैं, तो बच्चे को धीरे-धीरे स्वयं को अन्य लोगों से भिन्न और अलग समझने में ये सहायता करता है। उसको समझ में आता है कि अच्छा ये मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है? उसको समझ में आता है कि ये मेरा हेड है, ये मेरा नोज़ है, ये मेरी लिप्स हैं। तो उसको ये समझ में आता है कि अच्छा मैं जो हूँ वो मैं दूसरे लोगों से भिन्न इस तरीके से हूँ। तो उसको समझ में आता है कि यहाँ पे मैं अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही क्या होता है कि शैशव काल आपको पता होगा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज,
ठीक है? शैशव काल का मतलब हो गया आपका इन्फेंसी स्टेज जिसको बोलते हैं और इसका जो अवधि होती है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, वो होता है जन्म से 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनको हम बोलते हैं जो अवधि होती है शैशव काल या शैशव अवस्था आप बोल सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। तो शैशव काल में जैसे-जैसे बच्चे का विकास होता है, वह समझने लगता है कि उसकी जो क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि इस समय जब बच्चा धीरे-धीरे विकास करता है, उसको समझ में आता है कि जो भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, उसपे आस-पास जो भी मेरा एनवायरनमेंट है, उसपे फ़र्क पड़ रहा है। कैसे? मान लीजिए कि वो जब खिलौने को छूता है, तो वो हिलता है। तो उसको समझ में आता है कि अच्छा मतलब जो मेरा खिलौना है, उसको अगर मैं छूता हूँ, तो इससे ये फ़र्क पड़ रहा है, मतलब मेरे इस तरह से मेरे आस-पास की जगह पे फ़र्क पड़ता है, आस-पास की चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। और ऐसे अनुभवों से उसमें अपने चारों ओर के लोगों और वस्तुओं से भिन्न होने की भावना विकसित होती है। उसको समझ में आता है कि अच्छा इसका मतलब अब उसने ये एक्सपीरियंस किया, उसने कभी कुछ हिलाया, उसको समझ में आया कि अच्छा ये हिलाने पे ऐसे हिलता भी है। तो यहाँ पे उसने एक अनुभव गेन किया, उसको एक एक्सपीरियंस हुआ, उसको समझ में आया कि जो भी उसके चारों ओर जो लोग हैं या कोई भी वस्तु है, वो इस तरीके से अलग-अलग है, भिन्न है। तो उसको ये चीज़ एक भावना विकसित हो गई उसके अंदर। तो ऐसे ही जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे बड़ा होता जाएगा, वो बहुत सारे अपने अनुभव इसी तरह से उसको एक्सपीरियंस होते जाएँगे और इसी तरह से उसको हर दिन, हर समय कुछ न कुछ वो अंदर स्वयं को विकसित करता जाएगा। आपने क्योंकि पहले भी चैप्टर में मैंने ये बताया था कि जब बच्चा लगभग 18 महीने का होता है, हमने एक एक्टिविटी भी डिस्कस की थी लास्ट क्लास में कि जब बच्चा 18 महीने का होता है, तो अगर आपको चेक करना हो कि उसको स्वयं का कितना उसको स्वयं के बारे में जानता है, तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए उस बच्चे के गाल पे एक लाल धब्बा लगा दें, ठीक है? और उसको शीशे के सामने बिठा दें। तो अगर वो बच्चा अपने गाल पे टच करता है, ठीक है? शीशे के सामने देख रहा है, वो अपने गाल पे टच कर रहा है कि अरे ये क्या है? तो अगर वो अपने गाल पे टच करके देख रहा है, इसका मतलब उसको स्वयं का एहसास हो गया। उसको समझ में आ रहा है कि ये मैं हूँ, मेरे गाल पे लगा है, तो उसको वो टच करके देखेगा। शीशे के सामने अपने गाल पे ऐसे टच करके देखेगा कि क्या है ये। बट अगर उसको स्वयं का बोध नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो जहाँ अपना प्रतिबिंब देख रहा है सामने शीशे पर, वो शीशे पर हाथ लगा के वहाँ टच करेगा कि ये कौन-सा बच्चा है जिसके गाल पे निशान है। ये दूसरा बच्चा है, जो मेरे को दिख रहा है शीशे में। तो यहाँ पे समझ में आने लगता है कि अच्छा, कि बच्चे को स्वयं का एहसास हुआ है या उसने ऐसा कुछ पहले मतलब उसको स्वयं का बोध हुआ है नहीं। तो जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है, तो उसको स्वयं का बोध होना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले तक वो नहीं समझ पाता, उसको लगता है कि उसको इवन अपने बारे में भी नहीं पता होता कि उसके मतलब वो कौन है, वो एज़ अ स्ट्रेंजर उसको नहीं कुछ पता होता कि अच्छा उसके उसके बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, उसका बॉडी पार्ट्स दूसरों से अलग है या नहीं है, उसको कुछ नहीं पता होता उसके बारे में, स्वयं के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं होता। तो जब वो 18 महीने का होता है, तो उसको धीरे-धीरे समझ में आता है। ऐसे जब बच्चा बड़ा होने लगता है धीरे-धीरे और जब वो बोलने लगता है, तो माता-पिता क्या करते हैं, बच्चों को स्वयं के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपने देखा होगा हमें छोटे बच्चों के साथ हमेशा बोला जाता है कि उनके साथ बात करने के लिए। क्यों बोला जाता है? हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चे जो हैं वो बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। वो ऐसा इसलिए होता है इसलिए आप काफ़ी उनसे सवाल भी पूछते रहते हैं, अच्छा तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको ऐसा क्यों लगा? आपने ऐसा क्यों किया? इस तरीके से हम बच्चों से बार-बार बात करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब बच्चे इन प्रश्नों से जब बच्चों को ना समझने में मदद मिलती है और उनको समझ में आता है, जब वो बोलते हैं तो वो अपने अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं और उनको समझ में आता है कि ये कार्य क्या क्या कारण था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चों को स्वयं को परिभाषित करने में सहायता करता है। उनको सेल्फ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों के साथ बात करना आवश्यक होता है स्टार्टिंग फेज़ में, उनके साथ इन्फेंसी स्टेज में, शैशवावस्था में आपको बच्चों के साथ बात करते रहना चाहिए। एक तो वो उनकी वर्डिंग्स जो होती हैं, वो क्योंकि बोलना सीखते हैं, तो उनसे बच्चों की वर्डिंग्स भी क्लियर होती है धीरे-धीरे जब आप उनको प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही साथ उनको थिंकिंग उनकी डेवलप होती है, वो बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं, पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं, फिर वो सोचते हैं थोड़ा, फिर वो बोलते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? तो वो उनको अपने आप के बारे में अनुभव करने की वो कोशिश करते हैं।
जितना वो अपने बारे में अनुभव करेंगे, उतना ही अपने स्वयं को वो डेवलप करेंगे, उतना ही उसे विकसित करेंगे। चौथा, अगर बच्चा दिन भर में कई बार अपने आसपास के लोगों से मिलता है और वस्तुओं को भी देखता है, जिससे उसे अपनी क्षमताओं को पहचानने में सहायता मिलती है। मान लीजिए कि आप किसी के साथ अगर बच्चा जितने लोगों के साथ मिलेगा, ठीक है? उतने लोगों के साथ वो बात कर रहा है अगर, उनके साथ कोई वस्तुओं के साथ खेल रहा है, तो उसको पता लगता है। मान लीजिए अगर वो कोई टॉयज़ के साथ खेल रहा है और वो टॉयज़ को उठा के पकड़ पा रहा है, उसको मान लीजिए ब्लॉक्स वो बना पा रहा है, वो खेल रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है ना, अच्छा ये मैं उठा सकता हूँ, मैं इसको फेंक सकता हूँ या मैं इसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ, तो उसको अपनी क्षमताओं के बारे में पता चल रहा है। या वो मान लीजिए वो क्या कहते हैं कोई कलर ही उठाता है, उसको स्क्रैच कर रहा है, तो उसको अपनी क्षमताओं का कि वो पकड़ पा रहा है, तो उसको एक अपने पोटेंशियल के बारे में पता चला कि वो ये काम कर सकता है या वो एक बॉल को मान लीजिए सिंपल वो अपनी मुट्ठी में ही पकड़ रहा है, तो उसको ये पता चला कि अच्छा मैं इसको इस तरह से पकड़ सकता हूँ। ऐसे ही जब आप लोगों के अगर वो बच्चा मान लीजिए बात करता है, तो उसको पता लगता है अच्छा आप बच्चों के साथ बात करते हो, तो बच्चे को जब आप बात कर रहे हो बच्चे के साथ, तो उसको पता लग रहा है कि अच्छा ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मुझे। क्योंकि बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं उस समय। तो इस समय उनको अपने बारे में फीडबैक मिल रहा है दूसरों से। जैसे टीचर्स आपको फीडबैक देती है, स्टूडेंट के लिए फीडबैक देती है ना, आप टेस्ट करते हो या आपने कोई कार्य किया, तो हम बोलते हैं कि नहीं आपने ये कार्य बहुत अच्छा किया। हम अपनी तरफ से फीडबैक देते हैं एज़ अ टीचर कि आपका कार्य बहुत अच्छा था, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, आपने इसमें ये किया था, वो किया था, तो हम आपको फीडबैक देते हैं। आपको अपने बारे में पता चलता है, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस आपको फीडबैक से ही पता चलती है। तो ऐसे ही जब बच्चा दिन भर अपने आस-पास के लोगों के साथ मिलता-जुलता है, बातचीत करता है या वस्तुओं के साथ खेलता है, तो उसको अपने पोटेंशियल के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने में उनको बहुत सहायता मिलती है और ये एक फीडबैक का काम करती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक एग्ज़ाम्पल आपको बहुत अच्छा दिया हुआ है कि 6 वर्ष का बच्चा जो भोजन करने के पश्चात खाने के स्थान को साफ करने में मदद करता है, तो उसके फादर क्या बोलते हैं, उसके पिता कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो आप एक फीडबैक ही दे रहे हो उसको, तो उसको पता लगा ना अपने बारे में कि अच्छा मतलब मैंने एक अच्छा काम किया। तो उसको अपने आप के बारे में एक अच्छा कुछ सुनने को मिला, तो उसने अपने बारे में समझा कि अच्छा इसका मतलब मैं अच्छे कार्य करता हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ठीक है? तो ये सब बच्चे के स्वयं के बारे में जो धारणाएँ हैं और उनमें जुड़ता चला जाता है। तो जो आपके पहले के एक्सपीरियंस आपने फेस किए और ऐसे ही जैसे-जैसे आप बढ़ते जाएँगे, आपको रोज़ कुछ न कुछ एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे, तो आपका जो स्वयं है वो रोज़ विकसित होता जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि जो बच्चा अपनी देखभाल करने वालों और अन्य लोगों के साथ मौखिक सामाजिक वार्ता के माध्यम से आत्मतव और पहचान की भावना को निर्मित और पुनः निर्मित करता है। तो यही लिखा गया है कि जो बच्चे अपनी देखभाल जो उनकी देखभाल करते हैं, जो उनके आस-पास रहते हैं, चाहे वो बोलकर या जो सामाजिक वार्ता, जो आस-पड़ोस या जो भी समाज में जिनके साथ वो खेलते-कूदते हैं, उठते-बैठते हैं, तो वो उनको बहुत मदद करते हैं उनकी पहचान की भावना को बनाने में और ये बनता ऐसे ही उसी में पुनः ये निर्मित होता जाता है, बनता चला जाता है। देखिए उसके बाद बोला है कि जो स्वबोध है और जो पहचान की भावना है, उसको विकसित करने में कौन-कौन सी चीज़ मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर आपको पता है कि सबकी पहचान अलग है। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सभी लोगों से भिन्न बनाती हैं? मतलब जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आप लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं, सेम क्लासमेट्स हैं, सेम बुक्स पढ़ते हैं, बट फिर भी सबकी पहचान अलग है, ठीक है? तो वो पहचान अलग क्यों है? मतलब ये कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं कि सबकी पहचान भिन्न होती है? तो वो पॉइंट्स हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारी पहचान बनाने में हमें मदद करती हैं, अलग-अलग पहचान बनाने में मदद करती हैं। हम में से प्रत्येक में जीन का विशिष्ट समुच्चय अलग होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपको पता है कि सभी के अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है? जो आपका डीएनए का जो कॉम्बिनेशंस है वो डिफरेंट है, आपको आपकी जो जीन्स है वो आपके पेरेंट्स से ही ट्रांसफर होता है, ठीक है? तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि जो आपकी जो जीन्स है उनका कॉम्बिनेशन तो अलग है सबका, सबके पेरेंट्स की जीन्स डिफरेंट है, सबके जो जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट है, तो एक तो वो चीज़ हो गई जो आपको अलग बनाती है। उसी जीन से आपके अंदर ट्रेट्स आते हैं, अलग-अलग विशेषताएँ आप कैरी करते हो, कुछ आपकी विशेषताएँ आपके फादर से आती हैं और कुछ मदर के होते हैं, क्योंकि दोनों के जीन्स आते हैं, दोनों के जीन्स कॉम्बिनेशन जो भी आपका होता है।
तो एक तो आपके जो डीएनए का कॉम्बिनेशन है, जो जीन्स हैं, वो आपके डिफरेंट हैं। उसके बाद क्योंकि सभी को डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन होते हैं, हो सकता है जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो आपकी फ्रेंड ने कुछ और एक्सपीरियंस गेन किया। और अगर हम 1% ये भी मान लें कि दोनों के एक्सपीरियंसेस सेम होंगे, मगर हो सकता है ना कि जो आपका देखने का नज़रिया है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपका उसके ऊपर जो आप अनुक्रिया करोगे, वो डिफरेंट होगा और जो आपकी फ्रेंड का होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है? तो वही लिखा है कि जो हमें से प्रत्येक के जो अनुभव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम सभी लोग अपने डिफरेंट-डिफरेंट एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके अनुभव सेम भी होते हैं, अगर अलग भी होते हैं, तो आप उनका जो अनुक्रिया होता है वो आप जो है वो डिफरेंट मतलब वो उस तरीके से आपका जो उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया होती है वो अलग होगी। इस खंड में हम पहचान का निर्माण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो हम पहचान बना रहे हैं, बेसिकली जो हमें चीज़ें जो पहचान के निर्माण में मदद करता है, तो कौन से प्रभाव हैं जो हमारे पहचान के बनाने पर वो प्रभाव डालते हैं? मतलब जो हमारे पहचान जो हमारी बनाई जाती है, जो निर्माण होता है, उसपे कौन से प्रभाव हैं जो पड़ते हैं? तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें पहचान के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव, तो आपकी पहचान बनाने पे कौन-कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो अफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। इनको क्लासिफ़ाई किया गया है, इनको वर्गीकृत किया गया है, अलग-अलग कैटेगरीज़ में डाला गया है। पहला है आपका जैविक और शारीरिक परिवर्तन, ठीक है? जिसको आप बोलते हैं जैविक मतलब बायोलॉजिकल और जो आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है? उससे भी आपकी पहचान पे अफ़ेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। उसके बाद पारिवारिक और मित्रवत आपके संबंधों में, ठीक है? जो भी आपका फैमिली रिलेशंस हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उसमें जो सामाजिक आपका सोशल लाइफ है, सांस्कृतिक संदर्भ, ट्रेडिशनल ये सब कुछ आप ठीक है, आपकी परंपरा वगैरह ये सब कुछ। उसके बाद है भावात्मक परिवर्तन जो आपके इमोशनल चेंजेस होते हैं। भाव इमोशंस को बोलते हैं, तो जो आपके भावात्मक परिवर्तन होते हैं उसकी बात होती है। संज्ञानात्मक परिवर्तन जिसको आप बोलते हो कॉग्निटिव चेंजेस मतलब आपके सोचने का तरीका, समझने का तरीका, आपके एनालिसिस करने का तरीका, ठीक है? उसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक परिवर्तन कि किस तरह से आप उस चीज़ को सोचते हो, उसके बारे में आप अनुक्रिया करते हो, आप परिकल्पनाएँ करते हो, इमेजिन करते हो, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। विचार करते हैं, तो ये इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक परिवर्तन। तो ये सारी चीज़ें हम एक-एक करके पढ़ेंगे तो कि ये कैसे आपकी आइडेंटिटी को बनाने में प्रभाव करता है, इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, पहला है आपका जैविक और शारीरिक परिवर्तन। जैविक और शारीरिक परिवर्तन नाम से ही पता लग रहा है कि आपके बायोलॉजिकल और आपके यहाँ पे बॉडी चेंजेस के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, आपको पता है जैसे कि आप लोग भी अभी किशोरावस्था में ही हैं, तो किशोरावस्था के दौरान जो भी शरीर में जो भी शारीरिक और जैविक परिवर्तन होते हैं, जो भी आपके बॉडी में और जो बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब ये यूनिवर्सल है, हर जगह होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ़ आपके साथ है। मतलब ये ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह होता है, सबके साथ होता है, जो भी इस स्टेज पे पहुँचता है, ये सबके साथ ये चेंजेस होते हैं। ठीक है? और एक विशेष क्रम में चलता है कि मतलब पहले ये चेंज होगा, उसके बाद ये होगा, तो एक ही सीक्वेंस में चलता जाता है और इन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यौन परिपक्वता आती है। मतलब आपकी एक मैच्योरिटी आपके अंदर आती है। आप जो होता है यौन मतलब हो गया कि जिसको आप बोलते हो कि आपके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आती है। तो इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आप उस चीज़ को आप फेस करते हो और जो यौन परिपक्वता की आयु का जो यौवनारंभ होता है, जो आपके जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, उसकी जो आयु का जो यौवनारंभ उसको कहा जाता है। मतलब जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में प्यूबर्टी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जब यौन परिपक्वता की आयु को यौवनारंभ कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में 1 मार्क में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स आ सकते हैं या एज़ अ डेफिनिशन आ सकती है कि यौवनारंभ से आप क्या समझते हैं, ठीक है? तो जो यौन अपक्वता आती है, जो आप सेक्सुअल मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं कि आयु को ही हम क्या बोलते हैं यौवनारंभ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यूबर्टी। इसको समझने के लिए एक चीज़ आपने ऑब्वियसली
जो गर्ल्स को जो पहले मेंसेस आते हैं, जिसको आप मासिक धर्म भी बोलते हैं, जो तो आपको जो पहला मासिक धर्म होता है, वो एक तरह से आपके जो यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है। मतलब एक तरह से जैसे ही आपका पहला मासिक धर्म आया, तो यहाँ से क्या हुआ कि एक तरह से एक आपको ये पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ से मेरी जो है यौन परिपक्वता जो है, मेरा फेज़ स्टार्ट हो गया। ठीक है? तो ये आपकी यौन परिपक्वता का एक बिंदु माना जाता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लड़कियों के लिए यौवनारंभ को चिह्नित करने वाले कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। देखिए लड़कियों में तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि अच्छा आपको मेंसेस आए, आपको मासिक धर्म शुरू हुए तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका मतलब कि जो मेरा यौवनारंभ है वो शुरू हो चुका है। मतलब मेरी जो यौन परिपक्वता है वो अब स्टार्ट हो गई है। मगर लड़कों का क्या? तो लड़कों के लिए इस तरह से कोई बिंदु नहीं है कि जिससे आपको ये पता चले कि अच्छा आपका यौवनारंभ शुरू हो गया है। बट येस आप ये इनके लिए जो मानदंड का उपयोग किया जाता है, इनके लिए जो बताया जाता है, इनके लिए जो बिंदु माना गया है, वो क्या किया है, शुक्राणु जिसको आप स्पर्मेटोज़ोआ कहते हैं। जब आप स्पर्म्स का उत्पादन होने लगता है स्पर्मेटोज़ोआ जो शुक्राणु का जब उत्पादन होने लग जाता है, तो हम इसको एज़ अ मानदंड लेके चलते हैं कि ये लड़कों में एक मानदंड का काम करता है किसके लिए यौवनारंभ के लिए। जैसे लड़कियों में मासिक धर्म को हम एक बिंदु मानते हैं यौन परिपक्वता के लिए, यौवनारंभ के लिए, वैसे ही लड़कों के अंदर शुक्राणु जब ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जब ये शुक्राणु का उत्पादन होने लग जाता है, स्पर्मेटोज़ोआ जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, तो हम इसको एक मानदंड लेके चलते हैं। देखिए विभिन्न संस्कृतियों में क्या होता है कि यौवनारंभ भिन्न-भिन्न औसत आयु में होता है। किसी को कभी थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, किसी को थोड़ा लेट होता है, तो ये हर एक पे सबके लिए जो होता है ये अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग स्टेजेस में भी शुरुआत होती है। होता किशोरावस्था के समय बट हो सकता है किसी को 11 साल में हो गया, किसी को 12 साल में जाके हुआ, किसी को हो सकता है कि 13 साल में जाके यौवनारंभ उनका शुरू हुआ, तो हर सभी के लिए अलग-अलग औसत की आयु में होता है। लड़कों व लड़कियों की जो लंबाई होती है, वो 1 वर्ष में होने वाली अधिकतम बढ़ोतरी को यौवनारंभ का एक उपयोगी मानदंड बनाया गया है। देखिए, ये एक दूसरा मानदंड है जो कि आपको याद रखना है। पहला तो था लड़कियों के अंदर मासिक धर्म का, लड़कों के अंदर था जब शुक्राणु का उत्पादन होने लगता है। उसके बाद जो दूसरा आपका मानदंड है, वेरी इंपॉर्टेंट लड़कों व लड़कियों की दोनों में ही क्या होता है कि जब आपका ये किशोरावस्था शुरू होता है, जब आपका यौवन आरंभ शुरू होता है, उसके 1 वर्ष के अंदर ही आपकी अधिकतम से बढ़ोतरी आपका अचानक से ही बहुत जल्दी से तेज़ी से विकास होता है। आपका शारीरिक विकास जो होता है, वो बहुत तेज़ी से होता है, आपकी लंबाई में बढ़ोतरी होती है। तो ये आपका जो है दूसरा मानदंड आपका उपयोग किया जाता है, माना जाता है। लड़कियों में जो बढ़ोतरी मासिक धर्म से एकदम पहले होती है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है? तो इसको ग्रोथ स्पर्ट भी बोला जाता है। इंग्लिश में अगर बोला तो इस बोला जाता है इसको ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है? मतलब आपकी जो बढ़ोतरी है स्पर्ट मतलब स्फूर्ति, ठीक है? मतलब इतनी तेज़ी से आपकी जो लंबाई होती है वो बढ़ती है इसलिए इसको ग्रोथ स्पर्ट का भी नाम दिया जाता है। और ऐसे लड़कों में क्या होता है कि कुछ वयस्क विशेषताओं के विकास से पहले ऐसा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि लड़कियों में जो ये बढ़ोतरी हुई, उनकी कब हुई? मासिक धर्म से बिल्कुल एकदम पहले और जो लड़कों के अंदर क्या होता है कि जब उनकी कुछ वयस्क विशेषताएँ आने वाली होती हैं, वयस्क विशेषताएँ का मतलब हो गया वयस्क मतलब एडल्ट्स, ठीक है? तो जब एडल्ट्स के जो उनके विशेषताएँ कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगे, उससे पहले उनकी लंबाई बढ़ने लगती है। वह अवधि जिसमें शारीरिक और जैविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यौवनारंभ होता है, उसे यौवनावस्था कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपसे यौवनावस्था पूछा जाता है, देखिए दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हमने यौवनारंभ पढ़ा, ठीक है? और यहाँ पे यौवनावस्था पढ़ा, ठीक है? यौवन प्लस अवस्था, ठीक है? तो यौवनावस्था, तो वह अवधि जिसमें आपका शारीरिक और आपके जैविक परिवर्तन शारीरिक क्या हो गया कि आपकी जो बढ़ोतरी हुई, आपकी जो हाइट बढ़ी, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये आपका क्या हो गया शारीरिक परिवर्तन था। जैविक परिवर्तन जैसे आपका मासिक धर्म शुरू हो गया लड़कियों में और लड़कों में शुक्राणु का उत्पादन हो गया, तो ये क्या हुआ है जैविक परिवर्तन। तो वह अवधि जिसमें आपके शारीरिक और जैविक परिवर्तन का परिणाम स्वरूप यौवन आरंभ होता है, उसे यौवन अवस्था कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद इसकी अवधि भी लिखी हुई है कि
कौन-सी उम्र में होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको ये याद करना। लड़कियों में यह अवधि 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच होती है और लड़कों में 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होती है। देखिए जो आपका लड़कियों में जो होता है वो जल्दी शुरू होता है यौवनारंभ और जो लड़के हैं उनको उनकी बात उनके में टाइम लगता है। जैसे लड़कियों में 11 वर्ष से 13 वर्ष के बीच में स्टार्ट हो जाता है और लड़कों में 13 से 15 वर्ष के बीच में होता है। तो लड़कियों में जो यौवन आरंभ है वो पहले जल्दी शुरू होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। नाउ जो अब हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यौवन अवस्था के दौरान लड़कियों और लड़कों में होने वाले परिवर्तन जो विकास के सामान्य क्रम को दर्शाते हैं की सूची आपको नीचे दी गई है। इट्स अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं कि कौन-कौन से परिवर्तन होते हैं लड़कों में और लड़कियों में जो आपकी यौवन अवस्था है। यौवन अवस्था हमने पढ़ा जिसमें आपके दोनों चेंजेज़ हैं, शारीरिक भी और जैविक भी। तो यहाँ जो हम डिस्कस ये पॉइंट्स करेंगे इसमें आपके शारीरिक और आपके जो बायोलॉजिकल चेंजेज़ हैं, जो जैविक परिवर्तन है वो दोनों हो रहे हैं। पहले हम लड़कियों का पढ़ते हैं। लड़कियों के अंदर पहला जो है वो है स्तनों के आकार में आरंभिक वृद्धि होने लगती है। आपके जो स्तन है उसके आकार में वृद्धि होने लग जाती है। उसके बाद जो आपके बगल और जांघों में बाल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? आपके आर्मपिट्स में, आपके थाइज़ में आपके बाल आने लगते हैं। अधिकतम वृद्धि की आयु होती है, आपकी हाइट्स में क्या होता है, ग्रोथ होने लगती है, जो हम बोलते हैं शारीरिक परिवर्तन की बात करते हैं। आपके मासिक धर्म हमने अभी पढ़ा, आपके जो मासिक धर्म है वो शुरू हो जाते हैं, जो एक तरह से आपके लिए मानदंड का भी कार्य करता है आपके यौवन आरंभ के लिए, जिससे आपको पता लगता है कि अच्छा हमारा जो यौवन आरंभ है, प्यूबर्टी है, वो स्टार्ट हो गया है। लड़के हैं, उनका अंडकोश का विकास होता है, टेस्टिस जिसको आप बोलते हैं, वृषण, अंडकोश का विकास हो जाता है। उसके बाद जो आपके बगलों और जांघों में भी बॉयज़ में भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। आवाज़ में आरंभिक परिवर्तन होते हैं, जो आवाज़ होती है वो थोड़ी उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, वॉइस आपकी चेंज हो जाती है, भारीपन आ जाता है आपकी आवाज़ में। आपका जो सीमेन है वो पहली बार आपका स्टार्ट हो जाता है प्रोड्यूस होना, वीर्य जिसको बोला जाता है, आपके सीमेन प्रोड्यूस होने लगता है। अधिकतम वृद्धि की आयु होती है सेम क्योंकि हमने पढ़ा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में ही ये वृद्धि होती है, आपकी हाइट बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। आवाज़ में स्पष्ट परिवर्तन होते हैं, वॉइस चेंज होता है और आपकी दाढ़ी का आना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो यही हम बोल रहे थे वयस्क जो हमने बोला कि कुछ वयस्क की विशेषताएँ जैसे दाढ़ी का आना, आवाज़ में परिवर्तन। तो जब आपकी ये वयस्क की जो विशेषताएँ जब ये आना शुरू होता है उससे पहले आपकी जो हाइट होती है वो तेज़ी से बढ़ती है। देखिए, ये भी जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपके शरीर में होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन हैं, ये भी सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सबके साथ होता है। मगर ये जो परिवर्तन है, चाहे वो आपके जैविक परिवर्तन है, आपका शारीरिक परिवर्तन है, ये परिवर्तन कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली हमें बहुत अफ़ेक्ट करता है, हमारे सामाजिक भी प्रभाव डालता है और साथ ही साथ ये अलग-अलग संस्कृति के साथ अलग-अलग होता है, भिन्न होता है। मान लीजिए क्योंकि किशोरावस्था में ये सारे चेंजेज़ आप फेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप थोड़े-से परेशान भी रहते हैं। आपके मनोवैज्ञानिक रूप से आप थोड़े चिंतित भी हो जाते हैं। कई बार आपको थोड़ी इरिटेशन होती है, आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्योंकि अचानक से इतने सारे चेंजेज़ होने लग जाते हैं। शारीरिक रूप से भी, फिर आपके जैविक परिवर्तन भी होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होते हैं इस टाइम। आप लोगों को समझ नहीं आता, बहुत मूड स्विंग्स भी होते हैं। सामाजिक प्रभाव मतलब ये जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, तो उस तरह से सामाजिक रूप से जो हमारा उठना-बैठना, बाहर निकलना और जिस तरह से लोग आपको ट्रीट करते हैं उस तरीके से, तो ये सारे चेंजेस बहुत अचानक से आ जाते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं इस एज में, बहुत कन्फ्यूज़्ड होते हैं, आपको समझ नहीं आता पहले तो कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इसलिए इस टाइम मूड स्विंग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि जो भी शरीर में होने वाले आपके शारीरिक परिवर्तन तथा जो भी सामाजिक अपेक्षाएँ हैं, ये ऐसे 2 प्रमुख पहलू हैं
जो आपकी किशोरावस्था के दौरान जो भी आपकी पहचान बनाने में निर्माण की जो प्रक्रिया को ये ज़रूर प्रभावित करते हैं। तो कौन-कौन सी वो 2 चीज़ें हैं? एक तो आपकी जो शारीरिक परिवर्तन है और जो आपकी बदलती सामाजिक अपेक्षाएँ मतलब जो आपके समाज में रहने वाले जो लोग हैं, वो आपके प्रति जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इस स्टेज में प्रवेश करते हैं किशोरावस्था में, तो आपके आस-पास जो आपके चाहे वो फैमिली मेंबर्स हों, आपके टीचर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं आपके समाज में, उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने आप बढ़ जाती हैं, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हमें आपके एक तो शारीरिक परिवर्तन तो हो ही रहे हैं, साथ-साथ ये जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो सामाजिक अपेक्षाएँ होती हैं, ये 2 पहलू बहुत प्रमुख हैं, जो हमारी पहचान के निर्माण करने को बिल्कुल प्रभावित करती हैं। लेकिन पहचान निर्माण की प्रक्रिया पर शारीरिक और सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव सांस्कृतिक, सामाजिक तथा पारिवारिक संदर्भों में भिन्न-भिन्न होता है। बट ये डिपेंड करता है मतलब सभी के लिए मान लीजिए जो भी ये जो शारीरिक और सामाजिक जो परिवर्तन का प्रभाव है, ये सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिवारिक संदर्भों में भिन्न होता है। क्योंकि सभी का जो सोशल लाइफ है, फैमिलीज़ है, डिफरेंट है सबसे। सांस्कृतिक चीज़ें, परंपराएँ वगैरह जो भी फॉलो होता है फैमिलीज़ में ट्रेडिशनली आस-पास, तो सबका अलग-अलग है, भिन्न-भिन्न है, सबका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग लोगों पे अलग-अलग तरीके से निर्भर करती हैं और ये सबका डिफरेंट होता है। तो यही हम अभी पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से प्रभाव करता है आपको। देखिए, किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों की अलग-अलग अनुक्रिया हो सकती है। कहने का मतलब है कि जो भी हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं और जिस समाज में हम रहते हैं, तो विभिन्न वर्गों में सबकी अनुक्रिया जो है, प्रतिक्रिया जो है, वो डिफरेंट हो सकती है। मान लीजिए अगर कोई अ, कहीं गाँव में रहता है, वहाँ हो सकता है उसको डिफरेंट तरीके से देखा जाए, जो कहीं अर्बन एरियाज़ में रह रहा है, कहीं शहरी जगह पे रह रहा है, वहाँ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे किस तरीके से ये आपके कौन-सा वर्ग किस तरीके से उस चीज़ को देखता है और वो कैसे हमारे पहचान के निर्माण को प्रभावित करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं एक पारंपरिक भारतीय समाज में यौवनारंभ के साथ ही लड़कियों पर कई प्रतिबंध लग जाते हैं। जो भी एक पारंपरिक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली है, ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली है, मान लीजिए जैसे ही उनकी प्यूबर्टी आती है, जैसे ही वो यौवनारंभ शुरू करते हैं, उनका यौन परिपक्वता वो रीच करते हैं, शुरू हो जाती है, तो लड़कियों के ऊपर बहुत पाबंदियाँ लगाई जाती है कि नहीं, आपको इतने बजे तक घर आना है, आपको शाम में या देर रात तक बाहर नहीं जाना है, आपको ऐसी ड्रेस पहननी है, आपको ये नहीं पहनना है, आपको यहाँ पे घूमने के लिए नहीं जाना है, आपको लड़कों के साथ नहीं जाना है। या बाकी वगैरह चीज़ें, ठीक है? या करियर रिगार्डिंग भी हो सकता है, मान लीजिए कि आपको करियर के लिए यही चूज़ करना है, आपको ये करियर नहीं चूज़ करना है बिकॉज़ यू आर अ गर्ल मतलब ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये डिफ़रेंस आपको पाया जाता है अलग-अलग वर्गों में। जबकि लड़के पहले की तरह ही स्वतंत्र होते हैं। लड़कों के ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगी, भले उनका भी यौवनारंभ शुरू हो गया, मगर पाबंदियाँ कहाँ लगाई गई हैं? लड़कियों के ऊपर। देखिए, यहाँ पे हम अभी करियर की बात कर रहे थे। मनोरंजन अथवा कार्य के कुछ क्षेत्र लड़कियों के लिए उचित नहीं माने जाते। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि गर्ल्स को जैसे मूवीज़ के अंदर या मीडियाज़ के अंदर या मान लीजिए कि जैसे हमारे मीडिया चैनल्स में काम करती हैं, अब तो सबसे ज़्यादा आप देखिए कि एक तरह से फीमेल ही काम कर रही हैं और हर जगह है। बट अभी भी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो शायद अभी भी गर्ल्स को एज़ अ फ्रीडम नहीं देती कि आपको ये करियर चूज़ करना है। अभी भी आप देखिए कि एंटरटेनमेंट की तरफ जाने के लिए इंडस्ट्रीज़, मूवीज़ अगर इस सब में जाना है, शोज़ वगैरह में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अभी भी लोग इस चीज़ को काफ़ी ओपन नहीं हुए हैं। अभी भी लड़कियों के लिए बहुत सारे यहाँ पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। उनके लिए कार्य एक तरह से फिक्स कर दिया जाता है कि अच्छा नहीं आपको एज़ अ करियर यही चूज़ करना है। आपको बस यही जाना है, यही जाना है, इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन ऑप्ट नहीं करना है। और वहीं बॉयज़ के लिए ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं होती, वो जो मर्ज़ी करना चाहें, उनको जहाँ जाना है, जिस फ़ील्ड में जाना है, वो फ़ील्ड ऑप्ट कर सकते हैं। तो पारंपरिक समुदाय की लड़की के स्वयं और पहचान के घटक शहरी क्षेत्रों में रहने वाली लड़की से एकदम अलग होंगे। ऑब्वियसली जब ये सारी चीज़ें एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली, एक पारंपरिक भारतीय समाज में रहने वाली अगर ये लड़की सब देखेंगी,
तो उसका जो स्वयं डेवलप होगा, जो वो स्वयं के बारे में जो उसकी पहचान बनेगी, स्वयं के बारे में वो जानेगी, सेल्फ के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी जो एक लड़की शहर में रहती है, जहाँ पे मान लीजिए उसको पूरी फ्रीडम दी गई है कि आपको जो करियर चूज़ करना है, आपको जहाँ जो मर्ज़ी करना है, आप कर सकते हो। आपको मीडिया में जाना है, आपको एंटरटेनमेंट में जाना है, आपको एयर होस्टेस बनना है, आपको जो भी करना है, एज़ अ करियर चूज़ करना है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं उसके लिए। या आपके पहनने-ओढ़ने पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, आपको बिल्कुल फ्रीडम दी गई है। आप जो लाइफ़ में करना चाहें, उसके लिए आपको फ्रीडम दी गई है। आप फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ के लिए जा रहे हैं, आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, आप हो सकता है शाम को देर से भी लौटें तो आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली तो उस लड़की में और जो लड़की जहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो दोनों में उसकी पहचान बनाने में बहुत ही अंतर होगा। हो सकता है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप ना हुआ हो, वो थोड़ी-सी डरी या सहमी-सी रहती हो, अगर उसके 10 लोगों के बीच में उसको बात करनी हो तो बहुत हिचकिचाती हो। और वहीं अगर एक शहर की लड़की क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिला है, उसको अपने चीज़ों को सोचने जो भी वो सोचती है, जो भी वो समझती है, उसको सामने रखने के लिए उसको टाइम दिया जाता है, उसको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाता है कि अच्छा आप क्या चाहते हो? उसको अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाता है। लोगों के बीच में कहने के लिए मौका दिया जाता है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। वहाँ पे अगर उसको बीच में 10 लोगों के बीच में भी बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है? बीच में अपनी अपनी बात रखने का उसको मौका नहीं दिया जा रहा, तो उसकी वो तो जो भी सोच रही है वो अंदर ही रह गया, वो खुल नहीं पा रही है। तो ये डिफ़रेंस आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम एक अपनी जो हमारी एक भारतीय संस्कृति है और अब जो पश्चिमी संस्कृति है, अगर उसके बारे में हम तुलना करें, मतलब अगर हम इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, उनके बीच में अगर हम कंपैरिज़न करते हैं, तो आपने सुना होगा, आपने मूवीज़ भी देखी होंगी, आपने ये शायद गौर किया होगा कि जितने भी पश्चिमी संस्कृति है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, स्पेशली अगर आप अमेरिका, ब्रिटेन इन सब की बात करें, वहाँ पे जो किशोर होते हैं, जो एडोलेसेंट्स होते हैं, उनको पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की जाती है। मतलब ये कंपल्सरी है कि आपको इंडिपेंडेंट होना ही होना है। इवन आपको ये बात शायद पता भी होगी कि 18 साल के बाद पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये बोला जाता है कि आपको कैसे अपना खर्चा चलाना है, आप जानिए, आपको जो जॉब करना है, अपनी पॉकेट मनी वगैरह जो है वो खुद सँभालो, खुद से मैनेज करो, कोई खर्चा पेरेंट्स नहीं देता। यहाँ पे क्या है, यहाँ तो जब तक वो वेल सेटल्ड ना हो जाए, अपने पैरों पे प्रॉपर खड़ा ना हो जाए, इवन खड़े होने के बाद भी आपको पेरेंट्स हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, ठीक है? हर तरह से आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है। ठीक है, यहाँ पे बट वहाँ क्या है, वहाँ पे आफ्टर 18 इयर्स हमें नहीं पता आप कौन हैं, मतलब आप टोटली आपको आप देखिए आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे अपना खर्च चलाना है। इसीलिए आपने देखा होगा वहाँ पे पढ़ने के साथ-साथ वो लोग जॉब भी करते हैं। एज़ मान लीजिए कोई वेटर की तरह, कोई एज़ कहीं पे कोई भी वो पार्ट टाइम जॉब ले लेते हैं ताकि वो अपना खर्च चला सकें, अपनी फीस चला सकें, अपना खान-पान, अपना डेली का जो भी एक्सपेंसेस हैं। ये आपने मूवीज़ वगैरह, शोज़ वगैरह में भी देखे होंगे। तो ये उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपको टोटली इंडिपेंडेंट होना है। कई मामलों में तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि परिवार से अलग जाकर अपना घर बसाएँगे। ऐसा होता है कि घर से भी बेसिकली उनको निकाल दिया जाता है कि आप अपना मैनेज करो, अपना घर देखो, जहाँ रहना है रहो, हमसे कोई मतलब नहीं है, आप टोटली इंडिपेंडेंट हो, हमसे आपका कोई लेना-देना नहीं है। मगर आप देखिए इंडियन फैमिलीज़ में बिल्कुल उल्टा है इंडियन कल्चर में। यहाँ तो आप देखिए कि पूरी त जो बच्चा है वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पे ही निर्भर होता है, ठीक है? आप जैसा कि उनसे अपेक्षा भी की जाती है और परिवार हमेशा उन पर नियंत्रण बनाए रखता है। और एक तरह से हमारी इंडियन फैमिलीज़ में हम चाहते भी हैं कि बच्चा जो है वो हमसे जुड़ा रहे। हमेशा से ही आप देखिए कि इंडियन फैमिलीज़ में हमेशा ही होता है कि बॉन्ड जो होता है वो बहुत गहरा होता है। एक पेरेंट्स और एक चाइल्ड के बीच में का जो बॉन्ड है, एक फैमिलीज़ में जो बॉन्ड है वो हमारे इंडियन फैमिलीज़ में ही आप देख सकते हैं। हमारे भारतीय जो परिवार है उसके अंदर ही आपको इतना गहरा बॉन्ड दिखाई दे सकता है, शायद और कहीं नहीं है ये। कि पूरी तरह से हमेशा जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे बच्चे की शादी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए, तब भी पेरेंट्स हमेशा आपके लिए सोचते हैं। आप कोई भी मुसीबत में हो, आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। भारत में जहाँ अधिकांश किशोर विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में
परिवार की आय में योगदान करना आरंभ कर देते हैं। देखिए, आप अगर ह अब हम भारतीय के अंदर बात करते हैं, इंडियन फैमिलीज़ के अंदर बात करते हैं। अब इंडिया में भी अलग-अलग जगह पे लोग रहते हैं। कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ ग्रामीण में रहते हैं, कुछ जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं, ट्राइबल एरियाज़ जिसको आप बोलते हो। तो वहाँ पे भी कल्चर अलग है, मतलब इंडिया के अंदर भी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग कल्चर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गाँव में रह रहा है मान लीजिए, या कोई जनजातीय क्षेत्रों में रह रहा है, जो ट्राइबल एरियाज़ रहते हैं, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे क्या करता है किशोर? वो काम करना जल्दी शुरू करता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये रहता है कि मुझे अपने परिवार की देख-रेख करनी है, मुझे उनकी आमदनी में पारिवारिक जो आय है, मुझे उतना योगदान करना है। मतलब मुझे भी पैसा कमाना है ताकि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूँ। मेरी भी जो आय है, उनके लिए योगदान कर सके, ठीक है? तो ये वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो किशोर है, वो इस चीज़ को लेके चिंतित है और उसको लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है ताकि मैं अपनी परिवार की आय में, पारिवारिक आय में अपना योगदान दे सकूँ। तो इस प्रकार वो क्या कर रहा है, एक तरह से वो वयस्क की तो भूमिका निभा रहा है, वो एक एडल्ट की तो भूमिका निभा रहा है, बड़े की भूमिका निभा रहा है और फिर भी परिवार से अलग नहीं होते। हमने वेस्टर्न कल्चर में देखा, आपके पश्चिमी संस्कृति में देखा कि बच्चा जैसे ही किशोर में होता है, वहाँ वो उसको अलग कर दिया जाता है, वो अलग हो जाते हैं और आत्मनिर्भर उनको फैमिली से भी इतना लेना-देना नहीं होता। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो वयस्क का भी किशोर ही है वो, बट वो रोल किसका प्ले कर रहा है? वयस्क का ही रोल प्ले कर रहा है, एज़ एन एडल्ट वो रोल प्ले कर रहा है और फिर भी अपने परिवार के साथ ही जुड़ा है, वो अपने परिवार के बारे में ही सोच रहा है। बल्कि उनके धनार्जन के प्रयास का उद्देश्य अक्सर परिवार के सदस्यों के कल्याण से जुड़ा होता है। मतलब उनका धनार्जन, जो धन वो अर्जित कर रहे हैं, जो पैसा वो कमा रहे हैं, वो किसके लिए करा रहे हैं? मतलब उनका पहला उद्देश्य क्या है कि अपने परिवार के कल्याण के लिए ही करना है। तो वो अपने फैमिली के लिए ही सोच रहा है और उन्हीं के बीच रहकर, उनके साथ रहकर वो वयस्क की भूमिका निभा रहा है और वो है अभी किशोर ही। तो यहाँ पे ये डिफरेंस इतना बड़ा आप देख सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इन दिनों सांस्कृतिक जो परिवेश है आपका, का उद्देश्य अक्सर पारिवारिक कल्याण से जुड़ा है। इन दिनों सांस्कृतिक परिवेशों में किशोर की स्वयं का विकास पूर्णतः भिन्न होगा। वो कहते हैं कि जो ये हमने परिवेश पढ़े, परिवेश मतलब जगह, अलग-अलग जगह जो है, आप दोनों सांस्कृतिक में यहाँ पे दोनों संस्कृति यहाँ पे इसके बारे में बात किया जा रहा है। आपकी इंडियन संस्कृति, आपकी भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के लिए बोला गया है कि दोनों सांस्कृतिक परिवेश, परिवेश मतलब जो रहन-सहन है, रहने का तरीका, जो भी ये किशोर को स्वयं का विकास पूर्णतः भिन्न होगा। तो वेस्टर्न कल्चर में जो आपने देखा कि उनको छोड़ दिया जाता है और बोला जाता है कि वो खुद से आत्मनिर्भर हों, तो वहाँ पे जो उनका स्वयं का जो विकसित होगा, वो डिफरेंट होगा। और यहाँ पे जहाँ पे आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में, ये जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे वो बच्चे खुद पहले से ही वो भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। बट वो अपने किसके लिए सोच रहे हैं? फैमिली उनके साथ ही रह रहे हैं, उनके साथ ही जुड़े हुए हैं, उनके ही कल्याण के लिए सोच रहे हैं, तो वहाँ पे जो उनका स्वयं होगा, वो भी अलग होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्वयं विकसित हो रहा है, मगर कितना डिफरेंस है दोनों में। भारत में भी अगर हम विभिन्न समुदाय, अलग-अलग कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी अलग-अलग अनुभव हैं। अब जैसे हम जो पारंपरिक समुदाय हैं, जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ है, ठीक है? प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया टेक्नोलॉजी। तो जहाँ पे अभी इतना टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुआ है, हमारे बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ अभी टेक्नोलॉजी का इतना विकसित नहीं, डेवलप नहीं हो पाया है या जहाँ पे व्यावसायिक अवसर इतने एम्प्लॉयमेंट नहीं है और तथा जो वैकल्पिक जीवन शैली के विकल्प मतलब जो उनका विकल्प है वो बहुत ही, उनके पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ही सीमित हैं। मतलब अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए उनके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि अच्छा यही-यही कर सकते हैं। इसके अलावा ना तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ना ज़्यादा उनके पास रोज़गार है, ना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। तो वहाँ पर बच्चे को पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय जैसे बुनाई, कढ़ाई, इन सब में ज़्यादा वो व्यवसाय में प्रशिक्षित किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि क्योंकि ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे वही जॉब्स अवेलेबल हैं, तो उनको उसी में ट्रेंड किया जाता है कि आपको आगे चल के आप बुनाई करोगे, कढ़ाई कर रहे हो या जो भी वहाँ पे अवेलेबल आपके रोज़गार होंगे, तो उनको उन्हीं में ट्रेन कर दिया जाता है ताकि जो किशोर है वो वयस्क की भूमिका के लिए रेडी हो जाए, मतलब वो एडल्ट का रोल प्ले कर पाएँ। तो उनको उसी के लिए ट्रेन कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन किशोरों को वयस्कों के समान ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो व्यवसाय आरंभ करने
विवाह करने और बच्चों का उत्तरदायित्व सँभालने के लिए तैयार होते हैं। मतलब उनको पहले से ही जो भी वो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाला है, उनको पहले से ही ट्रेन्ड कर दिया जाता है कि आपको जाके जॉब करना है। अब एक आप बड़े हो रहे हैं, बड़े का कर्तव्य निभा रहे हैं, वयस्क का एडल्ट का कर्तव्य निभा रहे हैं, तो आपने जॉब शुरू कर दिया। चाहे वो जो भी हो जॉब थे वहाँ पे अवेलेबल थे, आपने वो अपने आप को उसमें प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग ली, आपने वो स्टार्ट किया। ऑब्वियसली आप एक बार आप जब जॉब स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है, वो विवाह का होता है, फैमिली सेटल्ड होता है, उसके बाद बच्चे होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इस तरीके से आपको इतने जो भी ये सारे उत्तरदायित्व हैं, आपको सँभालने के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप इन किशोर की पहचान कैसे देखोगे? कैसे करोगे? तो आप ये कह सकते हैं ना कि इन समुदाय में, इन कम्युनिटीज़ में, इन समुदायों में किशोर की पहचान पारिवारिक स्रोतों से अधिक प्रभावित होगी। क्या मतलब है इस लाइन का? इस मतलब ये है कि ये जो हमने अभी इन किशोर की बात की, तो ये जो है इनके लिए जो पहचान है वो कहाँ से बन के आ रही है? इनकी जो पहचान बनी है वो कैसे बनी है? इनकी फैमिली से ही बनी है। मतलब इनके जो परिवार के लोग हैं, इनके जो पारिवारिक स्रोत हैं, ये बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्व्ड हुए हैं इनकी आइडेंटिटी बनाने में। कैसे? क्योंकि फैमिलीज़ ने ऑब्वियसली एक परंपरा बनी हुई है कि ये इन सब चीज़ों में आप ट्रेनिंग लोगे, यहाँ इस यही चीज़ यही इन्हीं व्यवसाय के साथ आप जुड़ेंगे क्योंकि वही जॉब्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। उसके बाद शादी, विवाह, उसके बाद बच्चों का उत्तरदायित्व, फैमिलीज़ पूरी आप एक पूरे पारिवारिक परिवार में आ गए, बहुत सारे उत्तरदायित्व आ गए। तो आपकी पहचान कैसी बनी? आपके जो फैमिली मेंबर्स थे, उन्हीं से आपका एक पहचान बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पारिवारिक स्रोत हैं, उनसे आपकी पहचान बहुत अधिक तक प्रभावित है। किशोर का बड़ों से मतभेद भी नहीं होता, क्यों? यहाँ की जो किशोर हैं, जो इस एरिया का बताया गया है, जो इस समुदाय के जो किशोर हैं, जो पारंपरिक समुदाय के जो किशोर हैं, वो ज़्यादा बहस नहीं करते, वो ज़्यादा मतभेद नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो वही कर रहा है जो उससे अपेक्षा की जा रही है। जो उसकी फैमिली ने उस किशोर से अपेक्षा की, जो एक्सपेक्टेशंस की, वो वही काम कर रहा है। वो अपने ना तो किसी पेरेंट्स के खिलाफ जाके कोई कार्य कर रहा है, जो हमेशा से उसकी फैमिली में लोग करते आए हैं, वही कार्य कर रहा है और उससे यही अपेक्षा भी की गई थी कि ऐसे ही आप प्रशिक्षण लेंगे, आप ये जॉब करेंगे, उसके बाद विवाह करेंगे, बच्चे करेंगे, सारे उत्तरदायित्व आप निभाएँगे, तो वो सब वही कार्य कर रहा है। तो जब आप अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सारे कार्य कर रहे हैं, जो उन्होंने अपेक्षा आपसे की थी, वही कार्य आप कर रहे हैं, तो फिर कोई मतभेद होने का कोई रीज़न नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पे बड़ों का कोई मतभेद नहीं होता है। इसके परिणाम स्वरूप तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो स्वयं की भावना आपका जो विकसित होगा, वो भ्रम और संदेह होने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो आप अपने बारे में जो सेल्फ डेवलप करेंगे, जो स्वयं का विकसित करेंगे, तो उस किशोर को अपने बारे में ना कोई भ्रम होगा, ना कोई संदेह होगा, ना कोई कन्फ्यूज़न होगा, वो बहुत ही क्लियर होगा। क्योंकि उसका तय है कि मुझे इस एज में ये करना है, मुझे यहाँ से जो भी पढ़ाई खत्म करनी है, उसके बाद यहाँ से प्रशिक्षण लेना है, फिर मुझे सीधा यही जॉब करना है, उसके बाद शादी करनी है, बच्चे करने हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो वो अपनी चीज़ों को लेके बहुत क्लियर है, ना उसको कोई डाउट है, ना कोई संदेह है, वो क्रिस्टल क्लियर अपना सारे रोल प्ले कर रहा है। और अगर यही हम ऐसी जगह पे देखें, ऐसे समुदायों और परिवारों में जहाँ पर किशोरों के लिए कई प्रकार के व्यावसायिक विकल्प होते हैं, अगर हम ऐसी जगह की बात करें जहाँ पे आपके पास बहुत सारे करियर के ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी आ चुकी हैं, ठीक है? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं करियर के लिए, जॉब्स के लिए। वहाँ किशोर को चयनित व्यवसाय हेतु स्वयं को तैयार करने के लिए लंबी प्रशिक्षण अवधि का की आवश्यकता होती है, ऑब्वियसली। वहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहीं दिल्ली की बात कर लेते हैं, ठीक है? वेल डेवलप्ड है, स्टेट्स आपको हर करियर ऑप्शन मिलेगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी वेल डेवलप्ड है, वेल अवेयर हैं, आपको सारे यहाँ पे हर चीज़ के लिए चाहे वो एजुकेशन है, हर चीज़ की किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको बेस्ट एंड बेस्ट आपको सब कुछ मिल सकता है। तो अगर हम आपकी बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपकी बात करते हैं, आपने एक चयनित व्यवसाय हेतु मतलब जो भी आपने सेलेक्ट किया कि मुझे इसी चीज़ में अपना करियर बनाना है, मुझे यही एज़ एन अपना व्यवसाय चुनना है, ठीक है? अपना करियर चुनना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है या मान लीजिए कि आपको एक लेक्चरर बनना है, आप कॉलेज के प्रोफ़ेसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं या
कोई भी, कुछ भी आप मान लीजिए, तो आप उसके लिए अपना शुरू कर लेंगे ना कि 12th के बाद अच्छा मुझे यहाँ से कॉलेज करना है या मुझे यहाँ से मास्टर्स करना है, फिर मुझे पीएचडी करना है या डॉक्टर अगर बनना है किसी को, तो मुझे ये वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद मुझे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर मुझे यहाँ से ट्रेनिंग करनी है, इस हॉस्पिटल से अपना इंटर्नशिप करना है, तो ये सब कुछ आप उसके लिए अपने आप को रेडी करते हैं, तो आपकी बहुत लंबी प्रशिक्षण अवधि चलती है, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है वो काफ़ी लंबा हो जाता है या किसी को जिसने इंजीनियरिंग करनी है तो 12th के बाद मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ 4 साल आप बीटेक करेंगे, बीटेक करने के बाद हो सकता है आपका मन करे कि मैं एमटेक भी कर लूँ या बीटेक के बाद फिर आप अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह करेंगे, फिर आप जॉब देखेंगे, तो आप अपने आप को रेडी कर रहे हो, ये सब आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि इस अवधि में किशोर अपने अभिभावकों पर ही निर्भर रहता है। तो जब तक ये सब आप कर रहे हो, तो आप किस पे डिपेंडेंट हो? अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट हो। जब तक आप ये प्रशिक्षण ले रहे हैं, जब तक आप रेडी नहीं हो जाते, अपने जॉब को करने के लिए जिसमें आप चाहते हैं, आप डॉक्टर नहीं बन जाते, आप इंजीनियर नहीं बन जाते, आप प्रोफ़ेसर नहीं बन जाते, जब तक आप अपने करियर में प्रॉपर्ली सेटल नहीं हो जाते, तब तक तो आप अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। तो इस प्रकार जब आपकी प्रशिक्षण की अवधि बढ़ जाती है, तो किशोरावस्था का काल बढ़ जाता है और जो वयस्कता में देरी आ जाती है। कहने का क्या मतलब है? जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, जब आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है, आपकी इंटर्नशिप चल रही है, आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जब तक आपने जॉब करना शुरू नहीं किया है, तब तक तो आप एक तरह से एडोलेसेंट पीरियड में ही चल रहे हैं ना। अभी तो वयस्क बनने में आप में देरी है, क्योंकि अभी वयस्क का तो रोल प्ले आप कर ही नहीं रहे। अभी तो आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी आई नहीं है, अभी तो आप एक एज़ अ स्टूडेंट की लाइफ़ जी रहे हैं, ठीक है? तो जब आप एक एज़ अ स्टूडेंट एक अपने प्रशिक्षण में ही अभी आप चलते जा रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो एक तरह से आपका कौन-सा अवधि बढ़ रहा है? किशोरावस्था की अवधि बढ़ती ही जा रही है ना। अभी एक तरह से आप किशोरावस्था की ही तो रोल प्ले कर रहे हैं। एज़ अ स्टूडेंट आप तो निर्भर तो हुए नहीं, अभी तो आप निर्भर हैं। अभी तो आप पेरेंट्स पे निर्भर हैं, अभी तो आप इंडिपेंडेंट हुए ही नहीं है। तो एक तरह से आपका जो कौन-सा काल बढ़ गया किशोरावस्था का और कौन-सी अवधि छोटी हो गई वयस्कता की। मतलब आप जो वयस्कता की जो अवधि है, जो एडल्ट की जो अवधि है उसमें कमी आ गई क्योंकि अभी आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो अभी आपने उठाई ही नहीं है, ठीक है? तो वही बोला गया है। तो इसके साथ ही विकल्पों में बढ़ोतरी और वैकल्पिक जीवन शैली के प्रभाव के कारण किशोर अपने अभिभावकों तथा समाज के अन्य प्रमुख व्यक्तियों से विवाद हो सकता है। हमने ऊपर वाले में पढ़ा कि वहाँ कोई मतभेद नहीं होते, क्यों? जैसे उससे अपेक्षा की जा रही थी, जो भी उसके पेरेंट्स की अपेक्षा थी, फैमिलीज़ की अपेक्षा थी, वो वही कार्य कर रहा था, तो कोई आर्गुमेंट्स नहीं थे। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने जब आप प्रशिक्षण ले रहे हैं और आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो कई बार और जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, उस हिसाब से कई बार हमारे पेरेंट्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। हो सकता है आप कोई करियर लेना चाहें और वहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं एग्री करते, उनको लगता हो कि नहीं ये तुम्हारे लिए करियर सही नहीं है, तुम्हें यहाँ जाना चाहिए। या किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है कि आपके और उनके बीच में ऐसे मतभेद हो सकते हैं क्योंकि वहाँ से यहाँ का जो लाइफ़स्टाइल है वो डिफरेंट है, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो कई चीज़ जो हमें अच्छी लगती है, हो सकता है वो पेरेंट्स उससे एग्री ना करते हों और जो पेरेंट्स को अच्छा लगता हो सकता है वो आप एग्री ना करते हो। तो क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस होंगे बट हो सकता है आपके कुछ और चॉइसेस होंगे, आपकी कुछ और विशेज़ होंगी। तो इन सब चीज़ों को लेके क्या होता है कि हमारे कई बार मतभेद भी हो जाते हैं, विवाद हो जाता है। उसके बाद ये तो बात हो गई आपके जो हमने पढ़ा कि संस्कृति की बात से हम हमारे जो पहचान पे जो प्रभाव पड़ता है विकास करने में। अगर अब हम बात बात करें कि जो पारंपरिक भारतीय समुदाय में जो हम बात करते हैं कि जो किशोर होते हैं वो स्वयं को स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर रूप से दर्शाना और अपने बारे में बात करने का विचार एक सामान्य क्रियाकल्प नहीं है। एक चीज़ और, जैसे हमने ऊपर पढ़ा जो पारंपरिक भारतीय समुदाय हैं, जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं, आपको पता है उनको वहाँ इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती अपनी बात रखने के लिए। जैसे जो लोग यहाँ पे एक तरह से जैसे अगर हम दिल्ली, मुंबई जितने भी आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, शहरी जो भी शहरी जगह है, वहाँ पे जितने ओपननेस के साथ आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने विचार रखते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। मतलब सब लोगों को अपना राइट है अपनी बात कहने की, मगर अभी भी गाँव इलाकों में आप देखिए वहाँ पे इतना खुल के आप बात नहीं कर सकते हर एक चीज़ पे, अभी भी वहाँ पे इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई है।
या इतने तरीके से आत्मनिर्भर नहीं बनाया गया है कि आप अपनी बात, अपना विचार सामने रख सकें। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट ये बहुत कॉमन नहीं है। मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को वहाँ नहीं मिलता है। तो ये भी वहाँ पे काफ़ी बाउंडेशंस अभी भी ये चीज़ है, तो ये डिफ़रेंस भी आप देख सकते हैं। इवन यही नहीं, इस प्रकार की प्रवृत्ति को अक्सर ना तो बढ़ावा दिया जाता है और ना ही सहन किया जाता है। और अगर ये चीज़ वहाँ देखा जाता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। वहाँ पे क्या बोलेंगे कि देखो कैसे बात करता है, या ये कैसे अपने बारे में इस तरह से बात कर रहा है, या इसको मतलब वहाँ पे बोला जाता है कि ये बदतमीज़ी हो रही है, या फिर पेरेंट्स के खिलाफ जाके बात की जा रही है। अगर वहाँ पे आप अपना कुछ ऐसा मत भी रखते हैं या पक्ष भी रखते हैं तो बोलते हैं कि कैसा है कि बड़ों का आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, या बच्चे बिगड़ गए हैं। इस तरीके से वहाँ पे देखा जाता है इस चीज़ को, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की प्रवृत्ति, इस प्रकार के नेचर को बढ़ावा नहीं दिया जाता है और ना ही सहन किया जाता है। तो कई भारतीय स्वयं को मुख्यतः अपनी एक या दूसरी भूमिका, जैसे पुत्र-पुत्री, माता-पिता, बहन-भाई के रूप में, ऑब्वियसली सभी आप लोग अपने कोई ना कोई भूमिका तो निभा ही रहे हैं। आप पुत्री का भी निभा रहे होंगे, आप बहन का भी भूमिका निभा रहे हो। तो अन्य शब्दों में अगर हम बोलें तो वे अक्सर स्वयं के बारे में अपने परिवार और समुदाय के संदर्भ में जैसे मैं की बजाय हम के रूप में भी बात करते हैं। तो कहने का मतलब उनका क्या है कि जब आप एक फैमिली में होते हो, जब एक एज़ अ फैमिली मेंबर हो तो कई बार आपको सिर्फ मैं के बारे में बात नहीं करना पड़ता, आपको हम को लेके चलना पड़ता है, मतलब अपनी पूरी फैमिली को लेके चलना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर दूँ, यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए बोल रहे हैं कि किशोर लड़की से विवाह के बारे में जब उसकी राय पूछने पर अगर वो यह कहती है कि मैं चाहूँगी कि मेरे माता-पिता मेरी शादी तय करें, की बजाय वो ये कहेगी कि हमारे परिवार में माता-पिता शादी तय करते हैं। डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में। यहाँ उसने बोला मैं चाहूँगी कि मेरे माता-पिता मेरी शादी तय करें, और यहाँ लिखा है हमारे परिवार में माता-पिता शायद माता-पिता शादी तय करते हैं। तो वहाँ उसने क्या किया, पहले सेंटेंस में वो मैं बोल रही थी, बट दूसरे सेंटेंस में उसने हमारे बोला, तो ये भी डिफरेंस है, ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग जो आपका सामाजिक, जो सांस्कृतिक जो संदर्भ हमारा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके स्वबोध कराने में। आपके स्वयं का बोध कराने में ये जो जितने भी आपने अभी सामाजिक, सांस्कृतिक ये जो चीज़ें पढ़ी, ये बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं आपके स्वयं को डेवलप करने में। आप किस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं? फैमिली मतलब कि आपको अपनी फैमिली में स्वतंत्रता मिलती है, या बहुत बाउंडेशंस हैं, या आपको फ्रीडम है अपनी बात रखने का, या बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कि परिवार में किस तरह से आपको बचपन से ही किस तरह से आपका बॉर्न एंड बॉट अप हुआ है। क्या आप फैमिली में इतना फ्रीडम है कि आप अपनी बात रख सकें, या बहुत ही ज़्यादा कंज़र्वेटिव फैमिली है कि आप अपनी बात नहीं रख सकते। तो ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं हमारे जो स्व का बोध के निर्माण करने में बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। और सभी परिवार का और प्रत्येक व्यक्ति के जो के साथ ये बिल्कुल अलग होगा। जैसे हो सकता है आपकी फैमिली में हो, या आपकी जो स्व का बोध हो, आपके स्वयं का बोध हो, पहचान का जो आप अनुभव करें वो दूसरी फैमिली में डिफरेंट होगा। ठीक है? तो ये बिल्कुल अलग-अलग है सबके साथ। उसके बाद जो संस्कृति और समाज किशोर की पहचान के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर चर्चा करने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे कि परिवार पहचान बोध के विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है। ठीक है? अभी तो हम बात कर रहे थे समाज और संस्कृति की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि आपका जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, वो कैसे मदद करता है आपकी पहचान का बोध विकास करने में? कैसे आप अपना जो आइडेंटिटी है, वो कैसे आप डेवलप करते हो? आपकी फैमिली आपको कैसे अफ़ेक्ट करती है? देखिए, अगर एक फैमिली ऐसी है जो आपका जो पालन-पोषण बहुत ही प्यार से किया है, ठीक है? बहुत हर तरीके में आपको प्रोत्साहित किया है, हर जगह आपको मोटिवेट किया, आपको जब भी जिस तरह का सपोर्ट चाहिए था, उन्होंने आपको इमोशनली सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, हमेशा वो आपके लिए खड़े रहे हैं। हमेशा आपके जितने भी आपने एफर्ट्स किए, आपने प्रयास किए हैं, आपने जो भी आपको उपलब्धियाँ मिली हैं, हमेशा उन उसका समर्थन किया है, आपको हमेशा मोटिवेट किया है,
आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। आपकी उपलब्धियों पे उन्होंने प्रशंसा भी की है और हमेशा वो भी बहुत उत्साहपूर्वक एक्साइटेड रहते थे आपके काम के लिए। वो हमेशा बढ़-चढ़ कर आपके साथ उन्होंने मदद किया है। हर चीज़ में उन्होंने पूरा सहयोग किया है। तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पे जो बच्चा होगा, ठीक है? तो उसकी जो भावनाएँ होंगी और जो बच्चा इस प्रकार का जो जिसको माहौल मिला होगा, तो बच्चे बहुत ही स्वतंत्र, बहुत ही फ्रीडम फ़ील करते होंगे और उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। बहुत ही उनके अंदर आत्मनिर्भरता आ जाती है। उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। क्यों? उनको ये पता है कि उनकी जो फैमिली है, उनके साथ है, उनको हर जगह पे सपोर्ट करने वाली है। हमेशा एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट घर में रहा है। फैमिली ने हर जगह पे यहाँ पे सपोर्ट करने का मतलब नेगेटिव चीज़ में नहीं है, हमेशा पॉज़िटिव चीज़ों में सपोर्ट किया है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि अगर आप कोई गलत काम करोगे तो उसमें भी सपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब कि जो आपका बिल्कुल पॉज़िटिव एनवायरनमेंट होता है फैमिली का, हमेशा आपके प्रोजेक्ट्स में आपके मान लीजिए बचपन से ही आपके प्रोजेक्ट्स में मदद करना, होमवर्क में हेल्प करना, हमेशा आपकी एजुकेशन के लिए, आपके स्पोर्ट्स के लिए, आपके करियर को लेके वो लोग भी बहुत इंटरेस्टेड रहे हैं। जितने इंटरेस्टेड आप रहे हैं, उतना ही वो रहे हैं। आपके साथ उतना वो भी उन्होंने भी बहुत सर्च किए होंगे कि बेस्ट कॉलेजेस कहाँ लेना है, एडमिशन लेना है, स्कूल कौन से में जाना है। हर चीज़ में उन्होंने अपना रोल पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे इस तरह के बच्चे जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता और बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भरता होती है उनके अंदर। ठीक है? वो अपने आप को बहुत ही फ्रीडम महसूस करते हैं, उनको मिली हुई है और प्लस उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। किशोरावस्था वह अवधि भी है जब अ, जिसमें जो बढ़ते हुए बच्चे हैं आप जैसे जो बढ़ते हुए बालक हैं, उनको अपनी मित्र मंडली के सहयोग और स्वीकार्यता की अत्यधिक आवश्यकता होती है। आप देखिए अभी आपके लिए आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है? और ये नेचुरल है, ऐसा नहीं सिर्फ़ आपके साथ है, ये भी एक यूनिवर्सल ही है कि जो एडोलेसेंट एज होती है, जो किशोरावस्था की एज होती है, इस समय आपको अपने फ्रेंड्स का सहयोग और उनका स्वीकारता मतलब कि आप जो भी करें, वो लोग उस चीज़ को स्वीकार कर लें, ठीक है? आपको उसकी बहुत उनको आवश्यकता होती है, उनके फ्रेंड्स उनकी प्रायोरिटी होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपके माता-पिता हैं और जो मित्र हैं, आपके फ्रेंड्स हों, दोनों की वैल्यूज़ अलग-अलग हों, ठीक है? हो सकता है जैसा आपके पेरेंट्स बोलते हों उसके अपोज़िट आपके फ्रेंड्स बोलते हों, तो ऐसा भी होता है कि दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो मैच नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है कि आप किसकी तरफ जाएँगे, अपने पेरेंट्स की तरफ या फ्रेंड्स की तरफ? तो इस तरफ इस किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चा अपने मित्रों के प्रति उसका झुकाव ज़्यादा हो जाता है। मतलब वो शायद अपने पेरेंट्स के वैल्यूज़ को ना सुनते हुए, उनके मूल्यों को ना देखते हुए, उनकी बात ना सुनते हुए, अब वो किसकी बात ज़्यादा सुनेगा, अपने फ्रेंड्स की बात वो ज़्यादा सुनेगा। उसकी बातों से वो ज़्यादा एग्री करेगा कि नहीं, नहीं ये तो सही कह रही है, मेरी सहेली सही कह रही है, मेरे पापा या मम्मी हो सकता है वो गलत कह रहे हो। तो ऐसा होता है। तो इसके कारण क्या होता है आपके कहाँ पे तालमेल खराब हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स के साथ क्या होता है संबंध थोड़े खराब हो जाते हैं इस एज में। आप कई बार अपने पेरेंट्स के साथ सहमत नहीं होते, उनके साथ थोड़ा तालमेल में प्रॉब्लम आ जाती है और आप मित्रों के साथ आप ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो। आपको लगता है कि नहीं जो मेरे दोस्त हैं उनसे अच्छा तो कोई नहीं है अभी, ठीक है? आपके पेरेंट्स भी आपको अपने दुश्मन की तरह लगने लग जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं ये तो मेरे बारे में हमेशा ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही सोचते हैं, मेरे खिलाफ ही जाते हैं। तो आपके अंदर इस तरह से आपके नेगेटिव भी हो जाते हो आप अपने पेरेंट्स को लेके। और कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, कई बार वो हमें सकारात्मक की ओर भी लेके जाता है या नकारात्मक की ओर भी। मतलब कई बार हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, वो हमें पॉज़िटिव भी बनाता है और कई बार हमें नेगेटिव की ओर भी ले जाता है। अब नेगेटिव कैसे? नेगेटिव प्रभाव ये हो सकता है आपका जो फ्रेंड्स सर्कल हो वो सही ना हो, उनको कुछ गलत आदतें हों, स्मोक करते हों या उनको ड्रग्स वगैरह की लत हो या उनको अल्कोहल पीने की हो या मान लीजिए कि दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना, धमकाना, मारपीट करना। तो इस तरह के से अगर आप मान लीजिए आपकी कोई गलत कंपनी के साथ आप मिल गए हो, आपको गलत फ्रेंड सर्कल मिल गया है, तो आपके ऊपर भी ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा कि क्लासेस बंक होती हैं और क्लास अटेंड नहीं करना, घूमते रहना। चल ना क्या होगा क्लास अटेंड करके, बाहर चलते हैं, मूवीज़ देख कर आते हैं। पेरेंट्स को बोलकर आए हैं कि हम बाहर जा रहे हैं क्लास स्कूल जा रहे हैं बट आप कहीं बाहर घूम रहे हैं। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। वहीं अगर आपका सर्कल ऐसा है जहाँ पे बच्चे बहुत मतलब अपने आप को हमेशा किसी-किसी कार्य में बिज़ी रखते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं
हो सकता है आप स्पोर्ट्स में अच्छे ना हो बट आपकी फ्रेंड बहुत अच्छी हो, तो आपने उसको देख के आप इतने मोटिवेट हो गए कि आपने भी स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया। या हो सकता है आपकी जो फ्रेंड है वो डिबेट में बहुत अच्छी हो, तो आपने उसको देख के आप मोटिवेट हो गए कि नहीं जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। या आपकी फ्रेंड जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो आप शायद आपका पहले इंटरेस्ट इतना नहीं था बट उसको देख-देख के आप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। तो इसलिए बोला जाता है कि फ्रेंड सर्कल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अपने फ्रेंड्स को आप चूज़ करते समय, ठीक है? आपको ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको पॉज़िटिव की तरफ लेके जा रहा है या नेगेटिव की तरफ लेके जा रहा है। तो ये आपको जज करना आपको आना ज़रूरी है ये चीज़। क्योंकि जैसा और इसीलिए क्या होता है कि देखा गया है कि जो किशोर है की जो पहचान होती है, उनका जो विकास होता है पहचान के लिए, तो परिवार का ऐसा वातावरण होना बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें कि आपको आपकी जो व्यक्तित्व है मतलब आपकी जो इंडिविडुअलिटी है और जो संबंध को बनाने दोनों को बढ़ावा देता हो। मतलब आपकी जो खुद की पर्सनैलिटी है, आप उसको बढ़ा सको, उसको विकास कर पाओ आप, प्लस आपका जो संबंध है मतलब आपके ऐसा नहीं कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि नहीं इसके साथ आपको फ्रेंडशिप नहीं करना, ये नहीं करना। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली होनी चाहिए, जो आपको सपोर्ट करती हो, ऑब्वियसली अच्छी चीज़ों में सपोर्ट करे, आपकी खुद की पर्सनैलिटी को बढ़ाने में, उसको डेवलप करने में हेल्प करे। तभी आप क्या कर सकते हो, आपकी कोई राय है तो उसको बनाने में क्षमता में हेल्प करे और साथ ही साथ जो भी आपको अवसर मिले, आप उस अवसर का मौका उठा के अपनी बात सामने रख पाएँ। आप जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, उसमें अपना राय दे पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे आपको ये माहौल मिलता है, जिस परिवार में ये माहौल मिलता है, वहाँ पे ऑब्वियसली एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट होता है और बच्चों का जो आत्मविश्वास होता है, वो बहुत अ, ज़्यादा होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, उनके अंदर आत्मनिर्भरता आती है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपकी पहचान में को विकास करने में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। तो ये था कि पारिवारिक रूप से कैसे प्रभाव पड़ता है हमारी पहचान को विकास करने में।